हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 2025 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो बेसिक से इंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है। टाइम हमारे पास 3 घंटे का होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे ही प्रश्न जो हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट कर चुके हैं हम क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर चुके हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपसे पूछा गया है, एमसीक्यूज हमारे पास आए हैं, जिसमें हमसे पूछा गया था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि हु गिव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सेकंड ऑप्शन लैमार्क हमारा सही आंसर आता है। सर्टोरी कोशिका पाई जाती है, ख जो है, यानी कि सर्टोरी सेल्स आर प्रेजेंट इन सेकंड ऑप्शन, दैट इज टेस्टिस, हमारा सही आंसर है। थर्ड जो ग जो है उसमें पूछा गया है लेग्यूमिनस दलहनी पौधे के जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है। द बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज फर्स्ट ऑप्शन राइजोबियम, सही आंसर है। घ जो है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज एज। सेकेंड ऑप्शन देखो, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करना। ग जो है जो कहता है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। सेकंड ऑप्शन आपका आता है सदैव सीधा, यानी कि ऑलवेज अपराइट, सही आंसर है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं, आपने कहा स्पाइन्स में, यानी कि कांटों में। छ जो है जिसमें पूछा गया मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन बीइंग इज, आपने कहा थर्ड ऑप्शन है 23 जोड़ी जो होता है। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण निम्न में से किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, सेकंड ऑप्शन टाइफाइड, सही आंसर है। बाकी आपके असर्शन एंड रीजन होते हैं, ये हमने सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में। इन क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट यहाँ पर हो जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, देखो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है वायु परागित एक पौधे का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स का नाम बताना है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है जीन क्या है, व्हाट इज जीन, जीन को हमने समझा, जीन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जिसमें पूछा गया है धूम्रपान से रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बायोपेरेसी क्या है, व्हाट इज बायोपेरेसी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया है। सूक्ष्म बीजाणु जनन के समय किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। 100 परागकणों के निर्माण के लिए ऐसे कितने विभाजनों की आवश्यकता होती है। What type of cell division takes place during a microsporogenesis? How many such type of division will be required for the formation of hundreds pollen grains? इस क्वेश्चन का आंसर हमने किया है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें कहा गया शुक्र जनन जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस तथा अंड जनन जिसको oogenesis कहते हैं, इसमें कोई दो आंसर आपको लिखने हैं। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जो आपको होमवर्क में दिया गया था। होमवर्क में आपसे कहा गया था कि आपको सिर्फ दो डिफरेंसेस नहीं देखने हैं, बल्कि पूरी की पूरी यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको आपको समझना है कि शुक्र जनन और अंड जनन में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में किया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ रीड हमने किया था, आपको बोला गया था कि दोनों क्वेश्चंस को आप घर से पढ़ के लेकर के आएंगे दोनों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है जिसमें बोला गया है कि परखनली शिशु कार्यक्रम क्या है, या व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, और इसी के अथवा में या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, या इसी के अथवा में आपके पास आए कि अपरा के 4 कार्य लिखिए, राइट द 4 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए गए थे, आपने दोनों क्वेश्चन रीड किए हैं। अब क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो दोनों में से आप एक ही सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एक बार ट्राई करो,
जो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में बताइए। देखो इजी है, 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या होता है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि हमने कहा कि जो यहाँ पे बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो रहा है, यस ऐसा होता है। देखो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है, जिसको आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ भी इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे कुछ कंडीशंस आती हैं, कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे कि अभी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन किस किस में आती हैं, देखो मतलब मदर एंड फादर की ही बात हो रही है। जैसे मदर में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, हमने कहा ये फैलोपियन ट्यूब आती है फीमेल में, ठीक है। हम जानते हैं कि ये वाली जो साइट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम्प्यूला वाला पोर्शन कह रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। बट इन केस अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो यहाँ पर जो दोनों गैमीट हैं वो नहीं आ पाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो भी आपने कहा कि यहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। फिर पहला जो है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। दूसरा आपने कहा कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट की लो क्वालिटी है या मोटालिटी उसमें बहुत कम है। देखो मेल गैमेट में मोटालिटी पाई जाती है, मूवमेंट पाया जाता है, मोटाइल होता है, यही तो हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। अब आपने कहा कि अच्छा फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है, तो आपने कहा कि ओवरी से, ये तो यहाँ पे ओवरी है, ओवरी से आपने कहा यहाँ कैसे पहुंच जाती है। हमने पढ़े कि छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें फिसल करके ही बोल सकते हैं, उनमें ही उनमें मूवमेंट होती रहती है, कुछ ऐसी मूवमेंट, और इन मूवमेंट के थ्रू ही ये जो ओवा है या ओवम है वो यहाँ जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो मेल गैमेट है, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल है और उसकी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, तभी तो मेल गैमेट एम्प्यूला वाले पोर्शन में पहुंच सकता है यहाँ पे। तो या तो क्या हो, मेल गैमेट की जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी है या उसमें मोटालिटी बहुत लो है। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है। या तीसरी कंडीशन ऐसे है कि यहाँ पे जो आपने कहा कि ओवुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे पीसीओडीज, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है, या एंडोमेट्रियोसिस यहाँ पर आ गई है, तो कुछ ऐसी कंडीशन जिससे कि प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं हो पाती है, वहां पर यूज किया जाता है आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है वहां पे अप्लाई किया जाता है। क्या बोला था हमने, हमने सिंपली ये बोला था, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो मदर है, मदर से भी मदर की जो गैमीट है वो लिए जाते हैं, और फादर से भी फादर के जो गैमीट है वो लिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ली जाएगी और टेस्ट ट्यूब में दोनों ही गैमीट का यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, लैबोरेटरीज में किया जा रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर देखो, हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हमने सबसे पहले ह्यूमन बोला था कि ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आपने कहा जब ये सारी जो प्रॉब्लम्स अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, अगर ये सारी कंडीशंस होती हैं तो यहाँ पे गैमेट्स को लिया जाता है, ठीक है, और गैमेट्स को लैबोरेटरीज में अंडर कंट्रोल कंडीशन यहाँ पे फ्यूज कराया जाता है। तो लैबोरेटरीज में क्योंकि फ्यूजन हो रहा है तो इसीलिए हमने क्या कि हम टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले रहे हैं। तो लैबोरेटरीज में ये फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फीमेल बॉडी के बाहर लैबोरेटरीज में ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड फाइनली यहाँ पे क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट को ऑब्जर्व किया जाता है ऑलमोस्ट 1 वीक तक, 1 हफ्ते तक इसे ऑब्जर्व किया जाता है, और हम जानते हैं कि जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है। हमने कहा जाइगोट एक सिंगल सेल है, ठीक है। इस सिंगल सेल से क्या बनती हैं, दो सेल बनती हैं। इन 2 सेल से क्या बनेंगे, यहाँ पे 4 सेल बनती हैं, और ऐसे ही नंबर ऑफ सेल यहाँ पे इंक्रीज होते जाते हैं, और तब जाकर के यहाँ पर क्या बनते हैं, धीरे धीरे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व किया जाता है जाइगोट को कि जाइगोट में डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिवीजन हो रहा है तो सही मायने में हो रहा है, ठीक है।
जब देखा जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल है, जाइगोट में जो डिवीजन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही हो रहा है, उसके बाद इस डेवलपिंग जाइगोट को या इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो नॉर्मल होती है कि अब फीमेल की जो वूम है या जो उसका जो गर्भ है वहां पर इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और यही टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या किया जाता है और क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम को यहाँ पे अपनाया गया है, उसके क्या कारण है, वो यहाँ पर हमने देखे हैं। ठीक है, इजी है। अब इसी सारी चीजों को जो हमने डिस्कस यहाँ पे की हैं, आप उसी को लैंग्वेज बना करके प्रॉपरली जल्दी से लिखिए कि क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चलिए देखो, सेकंड जो हमारे पास अथवा में प्रश्न है वो है अपरा के 4 कार्य लिखे, राइट 4 फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस आपने पढ़े हैं, देखो। सबसे पहले जो अपरा का फंक्शन है, देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था यहाँ पे, सर्कुलेशन। क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हमने ब्लड पढ़ा था यहाँ पे, और जब हम ब्लड को पढ़ रहे थे तब हमने एंटीजन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, आरएच एंटीजन से रिलेटेड। वहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी। ठीक है, ये सही। अब ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर एग्जांपल ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ठीक है, ये यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स है हमारे। ठीक है, ये कुछ ऐसे है। सबसे पहला फंक्शन जो प्लेसेंटा का हमने कहा है वो ये है कि प्लेसेंटा क्या करता है, जो रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस एक्सचेंज का एक माध्यम है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से क्या होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एम्ब्रियो को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं। पहला फंक्शन ये है। दूसरा ये कि जो एक्सक्रीशन होता है, जो भी एक्सक्रीशन होगा वो प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या आ जाता है, मदर के ब्लड में जाता है, वहां से बॉडी से रिमूव हो जाता है। दूसरा फंक्शन ये है। तीसरा फंक्शन ये कि जो प्लेसेंटा है वो प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि ये प्रोजेस्टेरॉन हो गया है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया है, जैसे कि एचसीजी यहाँ पर हो गया है। ठीक है, ऐसे ही जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो रिलीज करता है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि प्लेसेंटा, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था तो वहां पर प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले किसी 4 हार्मोन के या 2 हार्मोन के नाम लिखिए। तो आपको हार्मोन्स वहाँ पे बताने थे कि प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पर आपको प्लेसेंटा के फंक्शन पूछे गए हैं। तो देखो, तो 3 फंक्शन ये हो गए हैं। चौथा फंक्शन ये कि प्लेसेंटा जो है वो एंटीजन, जो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज होंगे, जो एंटीजन है उसके लिए एज अ बैरियर काम करता है। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि यहाँ पर जो मदर है वो कैसी है, यहाँ पे बी नेगेटिव है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी नेगेटिव है, और जो यहाँ पे चाइल्ड है वो यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि मदर बी नेगेटिव है तो इसके पास क्या होंगे, यहाँ पर किसकी ये बी एंटीजन है तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होगी, ए एंटीबॉडी होगी यहाँ पे। ऐसा ही होगा, यही तो हमने बोला है कि जो बी एंटीजन होता है इट मीन्स कि उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती है, ए एंटीबॉडीज होती है। अगर ए एंटीजन आया तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा। अब अगर ये ए एंटीबॉडी, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, या फीटस जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, यानी कि ए एंटीजन इसके ब्लड में है। और अगर ये ए एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता तो ये क्या करता, ये जो ए एंटीबॉडीज है ये ए एंटीजन पे अटैक करता है और इससे क्या होता है, आपने कहा जो फीटस है उसको खतरा होता। तो प्लेसेंटा से ही ए एंटीबॉडीज या बी एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से एंटीबॉडीज जो है वो क्रॉस नहीं करती है, पहली चीज तो ये है। लेकिन इसी में एक ट्विस्ट हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम आर एच फैक्टर की बात कर रहे हैं या आर एच एंटीजन की बात कर रहे हैं, और अगर आर एच एंटीजन के लिए, और अगर आर एच एंटीजन के लिए आर एच एंटीबॉडीज बन गई हैं तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं।
ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट भी होता है इसका। ये टॉपिक हमने क्लास 11th में पढ़ा था, अभी उस टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास 4 फंक्शंस आते हैं प्लेसेंटा के। चलो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 भी अगेन आपके पास 2 नंबर के लिए है। ठीक है, 2 नंबर के लिए आपके पास आता है। पहला पूछा गया अवशेषीय अंग क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, गिव 2 एग्जांपल। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपने इवोल्यूशन पढ़ा है, और आपने इवोल्यूशन में क्या पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन अभी भी हमारी बॉडी में हैं जिनका अभी आज की डेट में कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हम अपने एंसेस्टर्स को देखें, जो पूर्वज होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइम में थे, तो वहां पर उन अंगों का काम था। ये प्रूफ भी है यहाँ पर इवोल्यूशन का, यही हमें बताते कि इवोल्यूशन हुआ है, बॉडी में चेंजेस आए हैं यहाँ पे। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है, वो ऑर्गन जो जिनका कि जब वो हमारे एंसेस्टर में पाए जाते थे तो वो क्या थे, यहाँ पे फुली फंक्शनल थे, यानी कि उनका काम था वहाँ पे, वो काम में आते थे। आज की डेट में वो जो ऑर्गन्स है यहाँ पे, उनका कोई भी काम नहीं है, और वो एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल को समझते हैं, उसके बाद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है आपका विजडम टूथ, या अपेंडिक्स जो है, या टेल बोन जो है, या थर्ड आईलिड जो है। ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में आते हैं, और आप सबसे अच्छा रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे विजडम टूथ से। विजडम टूथ जिसको हम अकल दांत या अकल दांत ही कहते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। आपने देखा होगा कि जो एज होती है, जैसे 25, किसी में 25 की एज में भी आ सकता है, किसी में 30 के बाद भी आ सकता है। तो ये जो विजडम टूथ है बहुत लेट में आते हैं, सबसे कॉर्नर वाले जो हमारे टीथ होते हैं, सबसे कॉर्नर वाले जो दांत होते हैं, इनका अभी आज की डेट में कोई काम नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अगर हम एंसेस्टर्स जो हमारे थे उनको देखें, तो उनमें विजडम टूथ का फंक्शन था, क्योंकि वहां पर वो खाना पका करके नहीं खाते थे, वो रॉ खाते थे। चाहे वो मीट है यहाँ पे, चाहे वो कोई भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो सारी चीजें रॉ खा रहे थे। वहां पर उस टाइम पे जो विजडम टूथ था उसका फंक्शन था, वो फुली फंक्शनेबल था वहां पे। आज की डेट में हम सारी चीजें पका करके खाते हैं, तो विजडम टूथ का कोई फंक्शन नहीं है, और इसीलिए ये लेट से भी आता है। ठीक है, दूसरा आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है, आपने कहा कि जो एंसेस्टर थे, क्योंकि वो क्या यहाँ पर उस टाइम पे इतने डेवलप नहीं हुए थे कि वो सब्जी पका करके खाएं, या फिर वो जो मीट है उसको पका करके खाएं, तो वो जो घास थी वो भी खाते थे। सेलुलोज के डाइजेशन के लिए वहां पर ये जरूरी था। ठीक है, जैसे टेल बोन यहाँ पर आती है। ठीक है, जैसे कि थर्ड आईलिड के बारे में हमने बात की है। तो ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, जिनका कि आज की डेट में कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक टाइम पे था, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो प्रिमिटिव टाइम में थे, तब इन सारे ऑर्गन का यहाँ पे काम था। ठीक है, क्लियर है? चलो लिखो यहाँ पे, डेफिनेशन बना के लिखो, एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ये आपके पास, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछेगा कि स्थानांतरण के समय राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन 2 एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आपका जो आया है वो कहाँ से आया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं और उसकी बात करते हैं। ट्रांसलेशन की बात हो रही है, इट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात हो रही है। प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि 3 आरएनए की हमने बात की थी, तो पहला आरएनए जो है वो हमारा आता है एमआरएनए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्या की थी। अच्छा, एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से स्टेप हमने पढ़े थे? कैपिंग है, टेलिंग है, स्प्लाइसिंग है। ठीक है, कुछ ऐसे हमने यहाँ पे पढ़ा था एमआरएनए का फॉर्मेशन। ये है एमआरएनए। इस एमआरएनए पे सबसे पहला फंक्शन जो यहाँ पे राइबोसोम का है, या फिर आपने कहा आरएनए का हम कह सकते हैं, तो इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है वो यहाँ पे जुड़ती है, और वो क्या करती है, यहाँ पे डिकोड करती है एमआरएनए पे जो मैसेजेस होते हैं। यानी कि एमआरएनए पे क्या होगा, सीक्वेंस लगे होंगे ऐसे, किस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ऐसे सीक्वेंस लगे होंगे। तो जो राइबोसोम की जो स्मॉल सब यूनिट होती है, वो यहाँ पे डिकोड करती है एमआरएनए पे जो मैसेज होता है। ठीक है,
और ये क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि जो करेक्ट टीआरएनए है वो यहाँ पर क्या हो, बाइंड हो। टीआरएनए बाइंड नहीं होता है, बल्कि किसको लेकर के आएगा, अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। लेकिन सही जो टीआरएनए है, जैसे हमने कहा टीआरएनए की बात हमने की थी, टीआरएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हमने देखा था। कुछ ऐसा हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा था हम। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो सही टीआरएनए है वो यहाँ पर आए, ताकि सही अमाइनो एसिड यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो ये टीआरएनए आया और ये क्या लेकर के आए हैं, अमाइनो एसिड लेकर के आए हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ठीक है, तो पहला काम तो ये है, जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो यहाँ पर एमआरएनए को क्या करती है, डिकोड करती है, उसके मैसेज को डिकोड करती है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लार्ज सब यूनिट होगी उसका क्या फंक्शन होगा, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में क्या करना है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करना है, जिससे कि प्रोटीन यहाँ पे बन सके। ठीक है, और भी राइबोसोम के फंक्शन है जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को करो, और क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से करेंगे। इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म जीव आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसे उद्योगों के नाम लिखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो 2 नंबर का आपके पास है, आपको बस उन इंडस्ट्रीज के या उन उद्योगों के नाम लिखने हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, पढ़ के लेकर के आएंगे। कुछ के नाम आपको याद आ रहे होंगे। क्लास 8 में एक चैप्टर हमने पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फूड, तो वहाँ पर भी हमने कुछ डिस्कस किए थे, जब हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। एक बार देखो, क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से यहाँ पर आप लिखेंगे वो कौन कौन से उद्योग होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। चलो, तो देखो इजी है। अगर हम 4 उद्योगों की बात करें तो क्या क्या हमने बोला था, एक सबसे पहला जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो पॉइंट कौन सा होगा, फूड एंड बेवरेज। पढ़ा था क्लास 8 में, सेम चीजें तो पढ़ी थी। कर्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, आप बैक्टीरिया या आप ईस्ट वहां पर पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस पहली इंडस्ट्रीज है ये। दूसरा फार्मास्यूटिकल्स, आपने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, किससे होता है। तो दूसरा जो हमारा आता है वो है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें मेडिसिन बनती है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास यहाँ पर आता है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हर्बिसाइड्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें बन रही हैं इससे रिलेटेड जो है, तो एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हुआ है। चौथा जो है यहाँ पे, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम देखते हैं तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो ये कुछ हमारे पास क्या आते हैं, उद्योग आते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें कहा गया निम्नलिखित पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का है, 2 नंबर का मतलब है कि 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक एक नंबर के लिए पूछा गया है। हाँ, अभी आपको डिटेल में लिखना है, ये एग्जाम के लिए है। जब एक एक नंबर का पूछा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी आपको, जैसे कि आपके पास आया है डीएनए लाइगेज, क्या होता है डीएनए लाइगेज, और सेकंड है क्लोनिंग संवाहक, यानी कि क्लोनिंग व्हीकल्स और वेक्टर क्या होते हैं। तो आप जो भी इनके बारे में समझते हैं, जानते हैं, वो आप रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कैसे आ जाए। तो चलो बताओ। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क में है, एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे कि डीएनए लाइगेज या क्लोनिंग संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।